नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके स्पीडी सक्सेस चैनल पे। स्पीडी सक्सेस के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिंदुसार की। बिंदुसार जो मौर्य वंश का दूसरा राजा हुआ करता है। इसके पहले मौर्य वंश के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पिछले वीडियो पे चर्चा की, जिन्होंने पूरे मौर्य वंश की स्थापना की थी सेल्यूकस निकेटर को हरा करके, और एक अखंड भारत की शुरुआत की थी, और जितने भी छोटे छोटे रियासतें थे उन सबको जोड़ते गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने एक चर्चा की थी कि चंद्रगुप्त मौर्य की 2 पत्नियां रहती हैं, जिनके पहली पत्नी का नाम रहता है दुर्धरा और दूसरी पत्नी का नाम रहता है हेलेना। हमने पहली पत्नी के बारे में बताया था कि उन दुर्धरा के जो है मतलब पुराने हस्बैंड जो है मतलब रहते वो उनका नाम धनानंद रहता है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। एक्चुअली दुर्धरा के जो मतलब फादर हैं वो, जिनका नाम रहता है धनानंद, कुछ स्रोतों के अनुसार पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दुर्धरा की मदद लेकर के धनानंद को जो है मार करके जो है फिर मौर्य वंश की स्थापना की। जबकि कुछ और स्रोत ये भी बताते हैं कि धनानंद जो है चंद्रगुप्त से युद्ध में हार जाता है, और इसके बाद अपने जो बेटी दुर्धरा की जो है विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा करके मौर्य वंश मतलब मगध से विदा लेकर के जंगल को चला जाता है। तो खैर वो ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनके बारे में हमको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, पर जो इन्फॉर्मेशन जो हमको देनी थी वो ये थी कि दुर्धरा के पिता का नाम धनानंद था, और चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब धनानंद के जो है दामाद हुआ करते थे एक रिलेशन पे। अब शुरू करते हैं आज के वीडियो की, जिसका नाम रहता है बिंदुसार, माफ़ कीजिएगा। तो बिंदुसार का देखिए, सबसे पहले जो शासनकाल मिलता है 298 बीसी से लेकर के 273 बीसी तक का, इसको जो है चंद्रगुप्त को उत्तराधिकारी के रूप में मगध में बैठाया जाता है। कई स्रोतों के अनुसार इसके मतलब बिंदुसार के कई नाम मिलते हैं, जैसे कि वायु पुराण के अनुसार इसको मद्रसार कहा गया था, जबकि जैन साहित्य इसको सिंहसेन के नाम से भी जो है बुलाया करते हैं। जैन साहित्य में कौन सा? जैन साहित्य में राजबली कथा नाम के एक ग्रंथ है, जिसके अनुसार बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया था। चूँकि बिंदुसार के पिता जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, तो जाहिर सी बात है जैन धर्म जो है इनके पुत्र के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे, और चर्चा के तहत ही सिंहसेन नाम दिया जाता है बिंदुसार को। इसके अतिरिक्त यूनानी भी जो इस समय भारत में जो है अपने ज़्यादा प्रभाव धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिए थे। तो यूनानी लेखकों के अनुसार इसको अभिलोचेट्स कहा गया था, जबकि एक चीनी ग्रंथ है जिसका नाम है फा युएन चूलिन, उस ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार को बिंदुपाल नाम से भी संबोधित किया गया था। हालांकि बिंदुपाल ये कुछ समय बाद जो है एक पाल वंश की भी स्थापना होती है, तो कई सारे नाम पाल बाद में लगने लगते हैं। तो बिंदुपाल कई नाम से भी इसको जानते हैं चीनी ग्रंथ के अनुसार। एक और इसको नाम से जाना जाता है, इसको अमित्रोकेट्स कहा जाता है। यूनानियों द्वारा अमित्रोकेट्स जो शब्द मिलता है उसको हिंदी या संस्कृत भाषा में बोला जाए तो उसको अमित्रघात उसको कहा जाता है। जो एक संस्कृत ग्रंथ है जिसका महाभाष्य नाम होता है, उसके अनुसार ये बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात अर्थात वो जो अपने दुश्मनों का सर्वनाश करता है, अपने दुश्मनों का संहारक होता है, उसको अमित्रघात कहते हैं। इसके अलावा कुछ ग्रंथों के अनुसार इसको ये भी कहते हैं कि अमित्रघात को पाणिनि ने ये कहा था कि मतलब ये बिंदुसार अमित्रघात के नाम से संबोधित करते हैं पाणिनि ने। तो वो तो खैर ज़्यादा कंफर्म नहीं है, पर फिर भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो बताएं, पाणिनि के अनुसार अमित्रघात इसको सबसे पहले कहा गया था। और ग्रंथ की अगर बात करते हैं तो ग्रंथ के अनुसार महाभाष्य ग्रंथ ने इसको जो है इसको वो बोला गया था कि ये अमित्रघात है जो शत्रु का विनाशक होता है। एक और चीज़ बात कर लेते हैं जो हम लोग सुनते हैं अशोक के लिए, देव नाम पियदस्सी, जो हम अगले वीडियो में जिसकी चर्चा करेंगे। जो देव नाम पियदस्सी जो टाइटल होता है, इसको टाइटल की शुरुआत होती देव नाम प्रिया से। तो देव नाम प्रिया का टाइटल जो है बिंदुसार ने दिया था, और यही टाइटल फिर कुछ शिलालेखों में मिलता है कि ये टाइटल अशोक के लिए दिया जा रहा है। देव नाम प्रिया मतलब वो जो भगवान को ज़्यादा मानता है, भगवान के ज़्यादा करीब है, उसको देव नाम प्रिया कहा गया। इसके अलावा इसकी माँ का नाम तो दुर्धरा था, जैसे ही हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। चंद्रगुप्त की 2 पत्नियाँ थीं, एक का नाम रहता है दुर्धरा, दूसरा का नाम रहता है क्या नाम, माफ़ कीजिएगा फिर भूल रहा है थोड़ा सा, हेलेना।
तो दुर्धरा के जो मतलब पुत्र रहते हैं उनका नाम रहते हैं या बिंदुसार, जबकि हेलेना के पुत्र के नाम रहता है सुसीम। तो सुसीम चूँकि जो है मतलब एक विदेशी महिला के पुत्र होते हैं, इस कारण से जो अभी तक इनके भी वंश में जो चले आए थे, इनके महामात्र जिनका नाम था चाणक्य, वो कतई नहीं चाहते थे कि एक विदेशी महिला के पुत्र भारत का जो एक सम्राट बने। तो इसलिए बिंदुसार को जो है गद्दी पे बैठाने का काम जो है चाणक्य ही करते हैं। तो इनकी माता का नाम रहता है दुर्धरा, और ये ब्राह्मण धन के शुरुआत में अनुयायी हुआ करते थे। किस तरह से, एक थेरवार परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार ये ब्राह्मण धन के अनुयायी होते थे। लेकिन कालांतर में इनको कहा गया कि इन्होंने एक संप्रदाय का जो है प्रारंभ किया था, जिसको कहा जाता है आजीवक संप्रदाय। सबसे पहले आजीवक संप्रदाय इन्होंने ही शुरू किया और ये उनके अनुयायी भी स्वयं बने थे। अब बात करते हैं दरबार की। तो बिंदुसार के दरबार में कई सारे क्षेत्रों के राजदूत आए। जिस तरह से चंद्रगुप्त ने अपने पूरे साम्राज्य का बढ़ा दिया, और इसके अलावा फिर वो कुछ दिन बाद जो है कि किस तरह से ग्रह त्याग कर दिए और जाकर के श्रवण बेलगोल में अपने प्राणों के त्याग कर दिए। उसके बाद जब बिंदुसार राजा बनता है तो बिंदुसार कई सारे देशों से अपने राजदूत के द्वारा ही राजनयिक संबंध बनाते हैं, जिसमें प्रमुख होता है सीरिया। तो सीरिया के राजा एंटियोकोस होते हैं। तो एंटियोकोस जो है बिंदुसार के दरबार में अपना जो राजदूत भेजते हैं, उस राजदूत का नाम रहता है डायमाइकस। याद रखिएगा, डायमाइकस सीरिया से आया हुआ राजदूत था। जबकि मिस्र देश के जो राजा होते हैं जिनका नाम रहता है टालमी, तो टालमी ने अपने राजदूत भेजे थे बिंदुसार के दरबार में, जिसका नाम रहता है डायनोसियस। डायमेकस और डायनोसियस दोनों में कंफर्म रहिए, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं और ये गलत हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ तो हो गई। इसके अलावा इसके जब ये शासन करता रहता है तो जाहिर सी बात है एक राजा के दरबार में कई सारे विद्रोह भी होंगे। चूँकि ये मगध वाले क्षेत्र में जो है अपना राज करता रहता है, बीच में कई सारे पर्वत आते हैं, तो बहुत दूर जहाँ तक्षशिला यूनिवर्सिटी रहती है वहाँ पर ही कुछ जो है विद्रोह धीरे धीरे शुरू होते हैं। और ये विद्रोह और कोई नहीं, खुद ये बिंदुसार के ही ससुर जो होते हैं सेलुकस निकेटर, वही धीरे धीरे क्रिएट करते हैं। एक्चुअली सेलुकस निकेटर का ये मानना रहता है कि बिंदुसार चलो अब राजा तो बन गया, पर बिंदुसार के अगली जनरेशन राजा बनने के बजाय सुसीम को राजा बना दिया जाए, क्योंकि धीरे धीरे बिंदुसार के जीवन में हेलेना का प्रभाव बढ़ता चला गया था। हेलेना उनकी सौतेली माँ थी और बिंदुसार अपनी सगी माँ को तो देखे नहीं, पर हेलेना को वो अपनी माँ का दर्जा बहुत प्रबल रूप से दे रहे थे। इसलिए हेलेना के पिता या फिर जो है बिंदुसार के ही नाना, बिंदुसार के नाना कह लीजिए, वो जो है चाहते थे कि जो है मतलब अब इंडिया में एक ग्रीक साम्राज्य का विस्तार होना चाहिए। इसलिए वो वहाँ पर ही सेलुकस निकेटर ही तक्षशिला में विद्रोह क्रिएट करता है धीरे धीरे, ताकि बिंदुसार अपने जो है पुत्र सुसीम को वहाँ पर भेजे और सुसीम वहाँ का विद्रोह को दबाए, और इसके बाद भारत के राजा बनने के लिए वो जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाए। इसलिए वहाँ पर वो विद्रोह शुरू करता है, तक्षशिला में सबसे पहला विद्रोह। पर पहली बार में ही यहाँ पर बिंदुसार ने अशोक को भेज दिया, क्योंकि अशोक ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको दबा सकता था, इसलिए उन्होंने ऐसे ही भेज भी दिया। और एक्चुअली एक कारण ये भी था कि हेलेना ये भी चाहती थी कि अगर वो विद्रोह दबता नहीं है तो ये अशोक की बेइज्जती भी होगी, जिसके कारण से सुसीम बिना किसी लड़ाई के लड़े ही बिंदुसार के नज़र में आ जाएगा कि चलो अशोक किसी काम का नहीं है, सुसीम को हम राजा बनाते हैं और सुसीम राजा बन के भारत का वो आगे नेतृत्व करेगा। पर अशोक उस जो युद्ध रहता है उन सबको पूरी तरीके से दमन करता है, तो उस विद्रोह को। फिर इसके बाद तो ये यहाँ पर प्लान फेल हो जाता है सेलुकस निकेटर को। आफ्टर सम टाइम सेलुकस निकेटर फिर से वहाँ पर एक विद्रोह शुरू करता है लगभग 5 से 8 साल के बाद, और इस बार के विद्रोह को दबाने के लिए वो सुसीम को जो है कोशिश करवाता है कि हेलेना ने जो है मतलब कुछ तिगड़म लगाया, जिसके कारण से बिंदुसार ने अब की बार सुसीम को जो है भेज दिया कि वहाँ पर जा करके उस विद्रोह को दबाएगा। और सुसीम ने उस विद्रोह को फिर जा करके अंततः दबाता भी है, लेकिन उस विद्रोह को जो कोई सेकंड का ज़्यादा मतलब नहीं रहता, क्योंकि कुछ ग्रंथ के अनुसार ये कहते हैं कि सेकंड विद्रोह के लिए भी जब सुसीम हार गया था तो उस विद्रोह को जो है पूरी तरीके से काबू करने के लिए अशोक को भेज दिया गया था, क्योंकि जब सुसीम वहाँ पर हार रहा था तो उस वहाँ की जनता लोग जो सुसीम को किडनैप कर ली थी, और सुसीम को बचाने के लिए और साथ ही साथ उस विद्रोह को दबाने के लिए भी फिर बिंदुसार ने दोबारा अशोक को बुला लिया था कि भाई तुम जा करके फिर से जाके उस विद्रोह का दमन करो। तो वो चीज़ें काफ़ी विरोधाभास है, पर वो एक कहानी का हिस्सा है। खैर हम बात करते हैं आगे।
यही दिव्यदान नाम के व्यक्ति जिन्होंने मतलब ये बताया था कि तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, इसी दिव्यदान के अनुसार ही ये कहा गया कि अवंती जो क्षेत्र था, यहाँ पर जो विंध्य प्रदेश के नीचे आता है वर्तमान में, सतपुड़ा की पहाड़ियों के क्षेत्र के पास, अवंती का जो उपराजा हुआ वो था अशोक। अवंती की 2 राजधानियाँ मिलती हैं, एक होती है उज्जैनी, दूसरी होती माहिष्मती। और यही माहिष्मती वही है जिसका आज की डेट में हम बाहुबली पिक्चर देखते थे, वही कटप्पा वगैरह जहाँ रहते थे। तो इसी अवंती का उपराजा अशोक को बनाया गया था। और अशोक की जो शादी होती है यही अवंती प्रदेश के क्षेत्र में, यहाँ पर एक रानी हुआ करती थी विदिशा में, तो वहाँ की होती, वो तो खैर हम अगले वीडियो में देखेंगे, पर हम बता रहे हैं कि अशोक की शादी भी इसी अवंती क्षेत्र में ही होती है। तो अवंती का उपराजा हुआ अशोक। इसके अलावा बिंदुसार की कुछ सीमा विस्तार की बात करें तो बिंदुसार थोड़ा सा नॉर्मल करता है कि वो ये सोचता था कि पहले जो हमारे पास है पहले उसको एक्टिव कर लें। पर दक्षिण भारत में देखते गए हैं तो दक्षिण भारत में कर्नाटक, मैसूर के आगे भी बिंदुसार ने थोड़ा सा साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश की और उसमें जीत भी हासिल की। तो इससे ये माना जाता है कि बिंदुसार ने दक्षिण भारत में अपने विस्तारवाद की नीति को थोड़ा सा बनाने की कोशिश की और दक्षिण भारत में के क्षेत्रों को कई सारे क्षेत्रों को जीता भी था। बिंदुसार के दरबार की अगर बात करते हैं तो बिंदुसार के दरबार में लगभग 500 सदस्य होते थे, अर्थात 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद बिंदुसार के दरबार में थी, जिसका प्रधान खल्लाट को बनाया गया था। याद रखिएगा, बिंदुसार के दरबार का प्रमुख कौन था? वो था खल्लाट। इसके अलावा अंततः बिंदुसार के दरबार में जो मतलब सभी राजा लोग अच्छे से जो है राज करते गए, पर बिंदुसार की जो लाइफ साइकिल रहती है वो अपने पिता की तरह ज़्यादा नहीं चली और बिंदुसार 25 साल राज करने के बाद सन 273 BC में कुछ बीमारियों के चलते इसकी मृत्यु हो जाती है। और बिंदुसार के जो मृत्यु होती है इसके बाद इसके पुत्रों में कई सारे संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। कुछ ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार के बहुत सारे पुत्र होते हैं, पर जिसमें सबसे प्रामाणिकता से अगर बात की जाए तो बिंदुसार के 3 पुत्र का नाम मिलता है। सबसे बड़ा पुत्र होता है अशोक और उसके बाद जो है एक पुत्र होता है विताशोक। सुसीम जो है यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये राजा बनने के लिए इनको लड़ाई होती है, इसलिए ये तीनों कॉम्पिटिटर होते हैं। विताशोक जो है अशोक का सगा भाई बताया जाता है, जबकि सुसीम अशोक का चाचा बताया जाता है। तो इन तीनों में आपस में लड़ाई होती है और वो अशोक जो अपने सभी भाइयों को जो मारता है, इसके अलावा अपने चाचा सुसीम को भी ठिकाने लगाता है और फिर अंततः जा करके मगध साम्राज्य की स्थापना करता है। ये सारी चीज़ें बात हो गई। और जो मैं बता रहा हूँ कई सारे जो मतलब भाई माने जाते हैं, तो इसका सबसे प्रामाणिकता से अगर बात की जाए तो अशोक के जो 5वां शिलालेख मिला है, उस 5वें शिलालेख के अनुसार अशोक के बहुत सारे भाई बहन होते हैं, जिसके कारण से कई सारे लेखक और मतलब इतिहासकार के बीच में विरोधाभास मिलता है। पर जो सबसे प्रामाणिक है ये अशोक और सुसीम के बीच में मेन जो है विद्रोह शुरू होता है। अशोक की कुछ और चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बिंदुसार के लिए जितना इंपॉर्टेंट हो सकता था वो हमने इस वीडियो में बताया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबाइएगा। एंड हैव ए नाइस डे।